सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आई नो कल हिंदू न्यूज एनालिसिस आया नहीं था और कल द हिंदू में कुछ ऐसा कुछ खास था भी नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो क्योंकि मेजर टॉपिक्स मैंने पहले ही कवर करा दिया और जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो डेली न्यूज में रहते हैं यार, उसको तो ऐड ऑन कर ही सकते हो ना टॉपिक्स के साथ। चलो तो फिर आज देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये पहले लास्ट ईयर भी पढ़ा था हम लोगों ने इसको और अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। डिस्पाइट कोर्ट स्टे, ओटीटी प्लेटफॉर्म फेस प्रेशर ऑन कंटेंट्स। ठीक है, कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इथिक्स कोड वाले रूल्स पे, बट स्टिल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होती हैं उन पे अभी भी कंटेंट के रिगार्डिंग प्रेशर हो रहा है कि जो आप फाउल कंटेंट्स बनाते हो तो उनके कंटेंट्स के ऊपर प्रेशर चलता जा रहा है। तो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको लीगल और सीए दोनों में ही आ सकता है, तो घबराना की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि सीए के लिए पढ़ लिया लीगल के लिए छोड़ दिया। सेकंड इज नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया। दलाई लामा साहब को मिला है 1959 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इट इज रैमन मैग्सेसे, इनको फाइनली अब दे दिया गया है, तो नेवर लेट। महानदी रो एक्सपर्ट्स क्वेश्चन टाइमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ रिलीज ऑफ वाटर इनटू रिवर। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड बात है 1956। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ने की जरूरत है हमें, ना कि इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। ठीक है, प्रॉमिसिंग बिल, ये प्रॉमिसिंग बिल आपको राजस्थान लेके चलेगा। राजस्थान में भी रिसेंटली राइट टू हेल्थ बिल आया था जिसके ऊपर बहुत बवाल कटा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। और अब दूसरा आ चुका है यहाँ पे गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स क्या होता है थोड़ा सोचो, बाकी डिस्कस तो ही जाएगा। सेकेंड लास्ट टॉपिक इज एम्बिग्यूटीज ओवर द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ लेके आ सकता है। एससीओ इंटरबैंक कंसोर्शियम, तो थोड़ा जेनरिक चीज है और उसके बाद एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, तो इसमें हम बस ओवरव्यू देखेंगे, दैट इज नॉट नीड अ डीप एनालिसिस ओवर इट। चलो नेक्स्ट आता है डिस्पाइट कोर्ट स्टे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आई गेस कि आपको पता ही होगा, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जितने भी आपकी ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ऑल्ट बालाजी हो गया, डिज्नी हो गया, आपको बाकी नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब ऑल्ट बाला, ये आपको जो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इनको बोला जाता है। फेब 2022 में ये कहा गया था कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टू इंश्योर दैट डिटेल्स ऑफ अ ग्रीवियंस ऑफिसर आर मेड पब्लिकली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। बात करेंगे क्या है अभी। ऑन मार्च 24, 2023 टोल्ड प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज अबंडेंट प्रिकॉशन इन इंश्योरिंग दैट फिल्म्स एंड वेब सीरीज डू नॉट फाउल द कोड ऑफ एथिक्स। देखो, एक कोड ऑफ एथिक्स लॉन्च किया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उन्होंने कहा कि आप एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करेंगे जब भी आप ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं। देयर आर कंटेंट्स दैट आर द सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स ऑन दिस साइट्स, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाने की बात की, एंड इट इज द नीड ऑफ द टाइम। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि 18+ ही उसको एक्सेस कर रहा है, 18- भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो एक इशू था। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज किया था कि ग्रीवियंस ऑफिसर होगा। ठीक है, ग्रीवियंस ऑफिसर बनेगा। ग्रीवियंस ऑफिसर इस चीज के रिगार्डिंग रिपोर्ट देगा कि कैसा प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, सब सही ओके एंड टेस्टेड है कि नहीं। और जो भी रिपोर्ट देगा आप अपने वेबसाइट पे डालेंगे। जैसे मान लो कि अगर आप ऑल्ट बालाजी ले लो, आप डिज्नी ले लो, आप नेटफ्लिक्स ले लो, आप अमेजोन ले लो, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मान लो XYZ करके कुछ रिपोर्ट आई और उसमें कहा कि हाँ ये इस कंडीशन पे फाउल, इस कंडीशन पे ओके है, तो इसको रिपोर्ट को आपको अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। फर्दर मोर 2023 यानी रिसेंटली 24 मार्च को ये कहा गया कि आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे जो भी आप फिल्म्स या वेब सीरीज डाल रहे हैं अपने साइट पे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी यहां पे आ जाएगी। तो हम इसमें दो सेक्शन पढ़ेंगे, एक सेक्शन 69, एक सेक्शन 79। ये दो सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटी एक्ट एंड एथिक्स कोड अमेंडमेंट, राइट। एंड इट इज अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये कुछ 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी। आई होप कि कॉन्टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से डील करते हैं। चलो, गवर्नमेंट ने क्या कहा, दे विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लीगल एक्शंस फॉर एनी यूजर जनरेटेड कंटेंट अंडर सेक्शन 79। सेक्शन 79 क्या है, states that an intermediary, digital media and OTTs shall not be liable for any third party information, data or communication। ये I don't think कि anyway it is a good idea to do this। इसको अमेंड करने की नीड है कि जो थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी मान लो कुछ भी डाल रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो दैट प्लेटफॉर्म शुड इंश्योर ना कि आपकी मेरे प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी की लायबिलिटी खत्म कर दी। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो लायबल नहीं होंगे, शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म ही लायबल नहीं होंगे अगर थर्ड पार्टी कुछ भी इंफॉर्मेशन डालता है तो। ओटीटी या फिर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज द नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आर फेसिंग प्रेशर टू कंप्लाई विद द आईटी रूल्स 2021 and to exercise further restraint in streaming mature content।
बार बार बात की थी सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट के बारे में कि आप कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि मैच्योर लेवल पे हैं, ठीक है, तो उसके रेगुलेशंस की नीड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनी टॉम डिक एंड हैरी वो बोल देता है कि आई एम 18+ और अलाउ करते हैं ये स्ट्रीम्स, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए थे 2021 में? Intermediaries now will be expected to ensure that there is no uploading of content that intentionally communicates any misinformation or information that is patently false or untrue, hence intruding an important responsibility to intermediaries. इसमें ये अमेंडमेंट में किया गया कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ ऐसा कंटेंट जा रहा है दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, दैट इज चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन, तो आप उस तरह की कंटेंट्स को टेक डाउन करेंगे। नेक्स्ट, एक ग्रीवियंस एपिलेट कमेटी बनाई जाएगी। बताया था ना, ग्रीवियंस बोर्ड का जो भी रिपोर्ट होगा उसको अपने वेबसाइट पे डालना होगा। तो ग्रीवियंस एपिलेट कमेटी होगी, वो स्टैब्लिश होगी, 1 और मोर ग्रीवियंस एपिलेट कमेटी विद इन 3 मंथ, और ईच जीएसी विल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होंगे जीएसी में ये देख लो, एक चेयरपर्सन होंगे एंड 2 होल टाइम मेंबर्स अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर पूछे एग्जामिनर आपसे कि जीएससी कितने मेंबर बॉडी होगा, साथ 3 मेंबर बॉडी होगा, 1 इधर और 2 इधर, ठीक है, तो ये याद रखना है। ऑफ दिस 1 मेंबर शैल बी एक्स ऑफिशियो व्हाइल द अदर 2 शैल बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि रिपोर्ट कितने टाइम में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का अलग अलग है, दोनों मतलब ऑनलाइन कंप्लेन का अलग है, क्योंकि देखो कंप्लेन 2 तरीके से होता है, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल, अब कमेटी उस कंप्लेन को देखती है, और एक ऑनलाइन कंप्लेन फाइल होता है। तो ऑनलाइन कंप्लेन तो 24 आवर्स के अंदर ही आपको कंप्लाई करना है। जीएससी अपील सुनेगा सोशल मीडिया यूजर से अगेंस्ट द डिसीजन। द आइडिया बिहाइंड सेटिंग अप द कमिटीज टू गिव यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक एंड ट्विटर recourses other than approaching the courts to settle complaints। देखो कोर्ट में तो वैसे ही भीड़ भाड़ बहुत है, ठीक है, तो उससे अच्छा कमेटी देख लेगी। जैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में क्या होता है कि कोर्ट्स नहीं जाते हैं, एक ट्रिब्यूनल ही, एपिलेट ट्रिब्यूनल ही सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनके पास 15 डेज का टाइम होता है। रिड्रेसल कमेटी के बारे में पूछे तो 15 डेज, ऑनलाइन कंप्लेन पूछे तो 24 आवर्स। ये 2 डेटा याद रखना, ये नहीं कि मिक्स मैच कर देना। रिड्रेसल कमेटी 15 डेज और ऑनलाइन कंप्लेन का 24 घंटे के अंदर। टाइम बाउंड है 24 आवर्स इन विद इन 15 डेज और 72 आवर्स इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक डाउन रिक्वेस्ट। अगर जैसे होता है ना कि इंस्टाग्राम पे कुछ आपने कुछ पोस्ट देखा है, इवन आई समटाइम्स डू इट, ये कुछ ऐसा लगता है जो फॉल्स है, फेक है, या फिर मैच्योर कंटेंट है जो नहीं होना चाहिए था, तो आप रिपोर्ट कर देते हो जाके, रिपोर्ट ऑफिस को मतलब लिख देते हो कि मैच्योर कंटेंट, फॉल्स है, स्पैम है, स्कैम है, ये सब क्लिक कर देते हो आप। उसके 24 घंटे बाद वहां से रिप्लाई आता है या नहीं, अगर है तो वो टेक डाउन कर दिया जाएगा 72 घंटे के अंदर। द रूल्स प्रोवाइड फॉर अ कोड ऑफ एथिक्स टू बी फॉलोड बाय डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एंड सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स एट फर्स्ट लेवल। देखो सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज होते हैं पब्लिशर्स एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है, और सेल्फ क्लासिफिकेशन होता है कंटेंट का। कभी मूवी देखे होगे तो मूवी के कॉर्नर में UA लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, U इज यूनिवर्सल, ठीक है, एंड एज एडल्ट, ए का मतलब एडल्ट, UA 7+, 13+, 16+ एंड एडल्ट। आपको ये चीज मेंशन करना पड़ेगा कि ये एडल्ट कंटेंट है, 16+ के लिए कंटेंट है, 13+ के लिए कंटेंट है, ये 7+ के लिए कंटेंट है। तो ये 5 कैटेगरीज याद रखना। अच्छा, OTT की बात करें तो OTT पहली बार प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स था जिसने लॉन्च किया था, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लॉन्च किया था बिग फ्लिक्स के नाम से 2008 में। तो ये ऐसा नहीं है कि आज की ही चीज़ है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, आज से लगभग की ले लो कि लमसम 15 साल पहले ये चीज़ हो चुका था स्टार्ट। और पहली कौन सी कंपनी थी, बिग फ्लिक्स। ये पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म, तो बिग फ्लिक्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट 2008। 2010 में डिजीवाइव ने लॉन्च किया इंडिया का पहला OTT मोबाइल ऐप, जैसे आज है ना ऑल बालाजी का ऐप है, इंस्टाग्राम का ऐप है, ट्विटर का ऐप है, आपके पास नेटफ्लिक्स का ऐप, तो वैसे इसका भी ऐप था, और उसका नाम है नेक्स्ट GTV, which produces access to the TV on demand content. Next GTV is the first app to live stream IPL अभी चल भी रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने IPL को लाइव किया, ठीक है। इस बार तो रिलायंस कर रहा है, उसका सारा ओनर ले रहा है। तो नेक्स्ट GTV वाज द फर्स्ट, और 2013-14 में लाइव स्ट्रीम ऑफ IPL कब स्टार्ट हुआ था, 2015। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको IPL पे भी घूम लेना है। ये देखिए रमन मैग्सेसे दिया जा रहा है दलाई लामा साहब को, ही इज द 14th दलाई लामा। दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, ये याद रखना, दलाई लामा इज द नेम ऑफ द पोजीशन, ठीक है। तो जो बोधिस्तवा को गेन करते हैं तो उनके बारे में है, एनलाइटमेंट मेरा कहने का मतलब है। चलिए तो देखते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड पहले देखते हैं, 1957 में स्टार्ट हुआ था और हर साल 1958 से दिया जा रहा है। 1959 में इनको दिया गया था, और ये पॉपुलरली जाना जाता है एशिया का नोबेल प्राइज,
ठीक है। दलाई लामा 1959 का रामायण मैग्सेसे दिया गया है इनको फाइनली उनका रेजिडेंस धर्मशाला में, एंड ही इज अ रिफ्यूजी इन इंडिया, तिब्बतन रिफ्यूजी, 64 ईयर्स आफ्टर इट्स कन्फर्ड ऑन हिम। इनके ब्रदर थे ग्यालो थोंदेन, उनको दिया गया था उस टाइम पर, उन्होंने फिलीपाइंस से लिया था, मनीला से, और अब उनको दे दिया गया है। दलाई लामा की बात करें तो ये तिब्बतन बुद्धिस्ट है, और ये जो पोजीशन है माना जाता है कि ये अवलोकित वर्वा का जो पोजीशन है ये इनका है, या चेनरेजिग, ठीक है, द बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन एंड द पैटर्न ऑफ सेंट ऑफ तिब्बत। ये रखना कि जो भी बुद्धा के एनलाइटमेंट के राह पे चलते हैं उन्हें बोला जाता है दलाई लामा। एनलाइटमेंट हुआ है वोट टू रीबॉर्न द वर्ल्ड टू हेल्प ऑल लिविंग बींग्स, ये इनके लिए, इनको पोजीशन का नाम को ही कहा जाता है दलाई लामा। कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट दलाई लामा का नाम पता होना चाहिए, गेदुन द्रुपा, ही वाज द फर्स्ट दलाई लामा, एंड 14 दलाई लामा इज, ये किस फैमिली से हैं, ताक्सर फैमिली से हैं, होंगिया विलेज इन द ट्रेडिशनल तिब्बतन रीजन है एमडो, वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आता है। 14th करंट दलाई लामा इज तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी नाम वगैरह याद रखो, सही रहेगा। नाउ महानदी रिवर रो एक्चुअली क्या है, महानदी रिवर रो इज बेसिकली लाइक अ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि उसमें क्या है नहीं है, बट उससे पहले ये हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये जान लें कि जो करंट डिस्प्यूट है महानदी, उसके ऊपर कौन सा ट्रिब्यूनल बैठा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस AM खानविलकर, उनके हेडिंग में ये सब काम हुआ था। बट अभी फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जानने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। तो एंट्री 17 यानी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, डील्स विद द वाटर। एंट्री 56 यूनियन लिस्ट का पार्ट है, जिसमें बोलता है रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स, वो स्टेट की ड्यूटी है। मतलब वाटर की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली स्टेट है, और अगर डिस्प्यूट्स की बात करें तो वो यूनियन के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 262 इससे डील करता है डायरेक्टली डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द वाटर्स, और पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट्स आर एक्साइज जुरिसडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज मेंशन्ड अबव, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट होता है तो जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को ही बोले या किसी और कोर्ट को बोले, पार्लियामेंट सीधा सीधा एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बना सकता है। और ये रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फॉर्म किया जा सकता है टू एडजुडिकेशन ऑफ द वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि एग्जैक्टली हम लोगों ने एक्ट देख लिया, 262 देख लिया, एंट्रीज देख लिया, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, स्टेट एंड यूनियन लिस्ट देख लिया, ये हम लोगों ने मेजर पार्ट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई कौन कौन से स्टेट्स में डिस्प्यूट हैं। देखो रिवर का नाम और डिस्प्यूट साफ साफ लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग विद यू, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्या पता पूछ दे, ठीक है। ब्यास और रावी जो है वो पंजाब हरियाणा और राजस्थान का है। नर्मदा MP गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान के बीच है। कृष्णा महाराष्ट्र आंध्रा एंड कर्नाटका एंड तेलंगाना के बीच में है। वामसुधरा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। कावेरी केरला कर्नाटका तमिल एंड पौंडीचेरी, कावेरी न्यूज में रहता है बहुत। गोदावरी महाराष्ट्र आंध्रा कर्नाटक मध्य प्रदेश उड़ीसा। महानदी अभी न्यूज में है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। महादाई गोवा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड पेरियार तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर लोकेशन वाइज याद करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें सारे चीज मिल जाएंगे, जो उधर मेंशन था वही एक आध दो ज्यादा भी मिल जाएंगे इसमें, राइट। तो इसको प्लीज फॉलो अप करना, ऐसे छोड़ना मत कि हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे। 2002 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो सरकारिया कमीशन अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट से रिलेटेड एक कमीशन बना था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए, सरकारिया कमीशन, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पूछे या इंटर स्टेट वाटर पूछे तो सरकारिया कमीशन, आंख बंद करके टिक करो। 2002 में सरकारिया कमीशन ने कहा था कि 1 साल लो टाइम फ्रेम टू सेटल द वाटर डिस्प्यूट, और ट्रिब्यूनल एंड आल्सो 3 ईयर टाइम फ्रेम टू गिव अ डिसीजन, मतलब 1 साल के अंदर डिस्प्यूट सेटल आउट करो और 3 साल के अंदर अवार्ड डिस्कवर करो, क्योंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में डिसीजन नहीं अवार्ड आता है, आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। तो वो अवार्ड फाइनल होता है, लेकिन आप उसको SLP सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP के हिसाब से सुप्रीम किसी भी कोर्ट को किसी भी केस को सुनता है, ठीक है। 136 आर्टिकल 32 और आर्टिकल 21 के अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हो, बट कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इज नॉट मल्टी डिसिप्लिनरी, और उसमें सभी जजेस ही होते हैं और कोई नहीं। नाउ प्रॉमिसिंग बिल, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। गिग वर्कर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, और ये जब डिजिटलाइजेशन कोविड के बाद ये ज़्यादा देखा गया गिग वर्कर्स का इन्फ्लुएंस, जैसे कुछ जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, आपको अमेजोन में टेलीकॉलर्स होते हैं, या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं, तो उसके लिए हम गिग वर्कर्स का एक टर्म यूज़ करते हैं। तो गिग इकोनॉमी के रिलेटेड भी काफ़ी इंडिया कुछ कर रहा है। इससे रिलेटेड लॉ की बात करें तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इसके बारे में बात करता है, जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से डील करता है,
नाउ अभी क्या हुआ है कि राजस्थान जो है आपको वो ये एक्ट लेके आया है गिग वर्कर्स के लिए। अब देखो असेंबली इलेक्शन अगले साल सबको पता है बेनिफिशियल के लिए, लेकिन बट स्टिल इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। और ड्राफ्ट बोलता है कि वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए जिसमें गिग वर्कर्स के ग्रीवियंसेस सुने जाएंगे, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ताकि चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, केवल एक्ट में बांध के ना छोड़ा जाए। नाउ एम्बिग्यूटीज इन द न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ, ठीक है, तो ये देखते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी इंडिया में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी पढ़ने होंगे आपको इसमें। द इशूज तो आई एम मेंशनिंग यू कि प्लीज एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी पढ़ लेना, कौन सा कहाँ है, कक्कड़ पाड़ा एंड ऑल। अभी इशू क्या है कि इंडिया एक न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को कंटिन्यू होल्ड करना चाह रहा है, फॉर मोर देन अ डिकेड होल्ड किए हुए है कि इंडिया 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाह रहा है महाराष्ट्र के जैतपुर में, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जनरेशन साइट अंडर कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट है ये भी, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है कि इंडिया का ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी होता है उसके लिए कंपनसेशन भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा हादसा हो गया तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होना चाहिए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस होगा, तो इंडिया वॉज द फर्स्ट टाइम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि सप्लायर की लायबिलिटी भी होनी चाहिए। वर्ल्ड में 2 ही तरह की लायबिलिटी है, लेकिन इंडिया ने तीसरी तरह की लायबिलिटी इंट्रोड्यूस की, तो उसको देखेंगे। बट पहले जानो कि कौन सा कन्वेंशन है। चेरोबिलिल न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन द यूक्रेन, तो उसकी डिजास्टर के बाद इसमें चेंजेस लाए गए। अच्छा, एक चीज और पढ़ना इसमें, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस रिगार्ड। अम्ब्रेला कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन अडॉप्टेड 1997 और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2016, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। अच्छा, इंटरनेशनल कन्वेंशन को आप रिस्पेक्ट देते हो तो अपने कंट्री में भी कुछ उस तरह का एक्ट लेके आते हो, तो इंडिया लेके आया CLNDA 2010, मतलब सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है। अब इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी बताता है ऑन ऑपरेटर ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट, जहां पे उसकी लायबिलिटी दी जाती है। सेक्शन 10 की बात करें तो वो 2 तरह की लायबिलिटी की बात करता है, या फिर 2 तरह का राइट ऑफ रिकोर्स की बात करता है। राइट ऑफ रिकोर्स मतलब पेमेंट लेने की बात, वेयर दे कैन एक्सट्रैक्ट लायबिलिटी फ्रॉम द सप्लायर 1 इफ इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही हुआ है कि हाँ आपको मिलेगा लायबिलिटी, तो इफ द न्यूक्लियर इंसिडेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्ट और ओमिशन डन इंटेंट टू कॉज डैमेज, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे डैमेज का इंटेंशन साफ दिखता हो, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वहां पर आपको लायबिलिटी मिलेगी। लेकिन इंडिया एक स्टेप आगे गया, इंडिया फर्स्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लायर लायबिलिटी ओवर एंड अबव दैट ऑफ ऑपरेटर्स इन इट्स सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ ऑफ द CLNDA। इंडिया का ये कहना है कि ऑपरेटर लायबिलिटी तो ठीक है आपने बता दिया, बट सप्लायर लायबिलिटी भी होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है वैसे न्यूक्लियर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। बाकी 17B है जो बताता है कि ऑपरेटर ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट आफ्टर पेइंग देयर शेयर ऑफ कंपनसेशन फॉर डैमेज इन अकॉर्डेंस विद एक्ट शैल हैव द राइट ऑफ रिकोर्स, वो पेमेंट ले सकता है उसके बाद जहां पर भी न्यूक्लियर इंसिडेंट अकर हुआ हो। नाउ इट इज ऑल अबाउट लर्निंग। SCO इंटर बैंक कंसोर्शियम गोवा में हुआ है ये, एंड SCO एस्टैब्लिश्ड इन 2005, प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पे होती है। फर्स्ट टाइम पे याद रख लो 2006 में हुआ था बीजिंग में, राइट। चलो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बेसिकली आपको रिफ्यूजीज से रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ये रिपोर्ट, ये पता होना चाहिए। स्किल इंडियंस माइग्रेट करते हैं, उसके ऊपर भी इसमें बताया गया। 4 तरह के रिफ्यूजीज बताया गया, रिफ्यूजी विद स्किल्स इन डिमांड, जिनके पास स्किल है जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स विद स्किल्स दैट मैच विद द डिमांड, और डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स, ठीक है। इंडिया यूएस और इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को ये कहा जा रहा है कि ये टॉप माइग्रेंट कॉरिडोर्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। इंडिया यूएस जाना है, कनाडा इसमें है भी नहीं, चलो इंडिया बांग्लादेश के आसपास है ना। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में 2 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। द चैलेंज फॉर द, ये लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लिखा हुआ है ये, तो एक बार पढ़ना जरूर। और इसमें फ्रैटर्निटी के बारे में बहुत अच्छा बताया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ये परसों जैसा ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन एक लेके आया है क्रिप्टो करेंसी के लिए एक्ट, तो उसके रिगार्डिंग है ये। नाउ कावेरी ऑपरेशन सबको पता है कि सूडान में चल रहा है, तो उस INS का नाम है INS सुमेधा। BR अम्बेडकर सबमिटेड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट प्रपोज्ड व्हिच लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो इसका आंसर है संस्कृत। व्हिच इजिएस्ट पोजिटेड द थ्योरी कॉल्ड द ग्रेट मैन थ्योरी, राइट। तो मार्क वेकर है कि पॉल एडलमन है, बताना। हु इज द कर्नाटकाज लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है भी, कर्नाटका में भी पूछते हैं आपसे, ओरसिया कृष्णा, राइट। एंड ओल्डेस्ट US प्रेसिडेंट, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बात चल रहा है अभी, तो मे बी नेक्स्ट ईयर है शायद, तो जो बाइडेन इसके आंसर है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।